डॉक्टर संदीप, मैं अब जरा आपसे समझ लूं, ये छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह साहब को स्पीकर और सोई साहब को चीफ मिनिस्टर और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मेरे ख्याल में फॉर्मूला जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि कुछ फॉर्मूले हो गए हैं कि भाई ये देना ही देना है एज अ वेलफेयर स्टेट। उसी तरह से दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी एक नया अप ट्रेंड है कि सबको उसको करने के लिए हर स्टेट में हो रहा है, दो दो चीफ मिनिस्टर बनाओ। एक चीज मैं डॉक्टर संदीप, दो चीजें आपसे एक साथ पूछ लूं कि ये जो कर रहे हैं, मेरी याद में, मेरे जितना मुझे याद है, कोई एक इतना लंबा सर्विंग चीफ मिनिस्टर स्पीकर बनाया जाए और स्पीकर के पद पे फिर काम करे, मेरी याद में नहीं है। होंगे, हो सकता है कोई इस तरह के वो हो, लेकिन मेरी याद में नहीं है। तो इस सारा कुछ साधने से आपको लगता है कि ये 9 में से जो 11 में से 9 सीट मिली थी पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएंगे? उस तरफ बढ़ा हुआ कदम है डॉक्टर संदीप? आनंद सर, दिनेश जी जो पहले बता रहे थे वो उसी बात का परिणाम है। ये कॉरपोरेट धर्म जाति का जो इन्होंने गठबंधन भारत में तैयार किया है, उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल भी है, उसका अपना रोल है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज का कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर बात भी कम होती है। ये इसलिए होती है कि चुनाव के पहले बाद में हम लोग सिर्फ सांप्रदायिकता पर बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बात करते कि समाज में जो हर वर्ग में, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज में, इन्होंने जो थोड़ा सा संख्या में ज्यादा है उसके आसपास दूसरे लोगों को इन्होंने संगठित कर लिया है। मसलन ओबीसी में कुछ जातियों के अलावा दूसरी जातियों को इकट्ठा कर लिया है, यही दलितों में किया, यही अन्य जगह पर किया। इवन एज ग्रुप में भी देखें तो अभी दिनेश जी ने तो आंकड़ा ही दिया, इन्होंने ये 30 से ज्यादा का वोटर इनको नहीं चाहिए, 30 की उम्र के ज्यादा का, और अब तो वो बहुत कम आएगी। तो इनका कैलकुलेशन बहुत सटीक है। इनका कैलकुलेशन क्या है, ये सिर्फ ये हिसाब लगा रहे हैं कि उम्र, जाति, जेंडर, इनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा फायदा किसको दिया जा सकता है, बहकावे में कौन आ सकता है, और कौन दूसरी जाति, दूसरे धर्म की बात छेड़ने से कौन एक तरफ हो सकता है, और वो उस सब पाले को एक साथ कर रहे हैं। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो ये लोकसभा ही, अब ये तीनों चुनाव भी इन्होंने लोकसभा की तर्ज पे ही लड़े हैं। ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। ये तो विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने गलती की कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनको भी लोकसभा चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए था। और ये आज से नहीं, ये 1 साल से कर रहे हैं। राम मंदिर की तारीखें सारा का सारा ये लोकसभा के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद आप सोचिए कि एक लोकसभा के बाद में ये अगली लोकसभा के लिए करते हैं। तो ये योजना आयोग भले ही इन्होंने खत्म कर दिया हो, लेकिन अपनी पार्टी में ये चुनाव का पंचवर्षीय योजना हमेशा बनाते रहे हैं। अब इसका प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और समझ लीजिए कि उत्तर भारत में ये होना है कि धीरे धीरे इन्होंने समाज को एक ऐसी स्थिति पर ले आया है कि जिसमें एक स्थायी तनाव रहे, समाज में स्थायी तनाव रहे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, और मूल रूप से महंगाई, बेरोजगारी और ये जो मुद्दे हैं, ये नैरेटिव न बन पाए। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को छोटे रूप में ये चालू कर रखी है इन्होंने, फिर उसको बढ़ा देंगे, लेकिन अपने नैरेटिव को नहीं आने देंगे। और ये जो आप साथ में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से इतने अनुभवी व्यक्ति को बना रहे हैं, तो ये सारे इन्होंने संसदीय परंपराओं को तोड़ दिया है। और इनको वो होता है, वो इसलिए होता है कि इनकी संसदीय परंपराओं को ये बहुत अपनी दिल से ना तो इन्होंने बनाई है, ना इनके मन में कोई सम्मान है। तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये केंद्रीय मंत्री को लड़ा देंगे विधानसभा चुनाव, वो हार जाएगा, घर बैठ जाएगा। ये मतलब ऐसी चर्चा है, आप सोचिए राजस्थान के मुख्यमंत्री में के नामों में लोकसभा स्पीकर का नाम चल रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि प्रवक्ताओं को भी पता नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो देश पूरा एक तरफ अंधे से लगाने में बैठा है, हिसाब लगाने में बैठा है। वो दोनों अपने डायरी में उन्होंने एक हिसाब लगा रखा है,
उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। इसका दूरगामी परिणाम जो है वो देश पे तो हो ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं भाजपा के संगठन पे हो रहा है। और आप देखेंगे कि भाजपा पे इंटरनल इनके इतने कॉन्फ्लिक्ट है कि अब तो ये स्थिति है कि गांव-गांव में भी गुट बन गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ये बात विपक्ष को इस पे ध्यान देना चाहिए कि गुट केंद्र में नहीं, गांव में गुट बन गए हैं कि आप मोदी अमित शाह के गुट के हैं या आप राजस्थान में वसुंधरा के गुट के हैं। ये गांव में बूथ लेवल पे गुट है। तो अगर ये स्थिति हुई है तो इससे विपक्ष को फायदा लेना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि ये हमेशा एक ही काम करते हैं, ये बांटने वाले काम करते हैं। और इन्होंने फ्रैक्शन इतने कर दिए सोसाइटी में, हर फ्रैक्शन को जाति और यहाँ तक गोत्र तक चले गए। हम लोग बात करते थे कि ये जातियों का पूरा ये सामाजिक वो सोशल इंजीनियरिंग चला रहे हैं, अब तो ये गोत्रों की सोशल इंजीनियरिंग चला रहे हैं। तो इसलिए इनका जो पूरा है उसको क्रैक करने का उपाय यही है कि भाजपा के जो अलग अलग गुट हैं, वो जो नाराज लोग हैं, वो लोग उन लोगों की भी बात सुनी जाए विपक्ष में और मुद्दों वाली राजनीति को आगे लाया जाए। वो हो रही है, दिख रही है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़के कितने भी उन्होंने सांप्रदायिकता की एक तो ये टीवी चैनल है ना, ये जो बात बता रहा है गोदी मीडिया, वो बात सच नहीं होती, उसको तो आप लिख के मान लीजिए। वो जब कह रहा है कि ध्रुवीकरण के लिए से चुनाव जीते हैं, नहीं जीते हैं, ध्रुवीकरण से चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव कुछ तो विपक्ष के लोगों की मूर्खता से हारे हैं, बाकी इनके ग्राउंड पे काम, इनकी प्लानिंग, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके अपनी इन्वेस्टमेंट, हर विधानसभा में इन्होंने जो भारी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वजह से चुनाव जीते हैं। अगर सिर्फ हम ध्रुवीकरण को बताएंगे तो ये इनका एजेंडा काम है, ये दिखाते जो चेहरा है वो अलग है। इसके साथ इन्होंने सारे के सारी विकास के मुद्दों को भी रखा है राजस्थान में किसानों के लिए। हालांकि वो मुद्दे नहीं है, लेकिन इनको कहना पड़ रहा है कि जैसे अभी दिनेश जी ने वो सही बात कही कि किसान, युवा, महिला और समाज के जो एक ऐसा तबका था, एक्चुअली हो क्या रहा था ना, सालों से इस देश में किसान आत्महत्याएं हो रही, सब कुछ हो रहा था, और ये सब उदारीकरण की नीतियों के दुष्प्रभाव हैं जो अब दिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी और बीजेपी के बस की बात भी नहीं है। ये दुष्प्रभाव इतने गहरे होते चले जाएंगे कि इनकी सारी रणनीतियां फेल होने वाली हैं। ये इन नीतियों का अपने आप नतीजा ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने भुनाया, उस समय पे बुना लिया जब भ्रष्टाचार को इश्यू बना लिया, या ओबीसी के नाम पर मोदी जी का चेहरा दिखा के ओबीसी का वोट। अब तो आपने आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ओबीसी, जाट बना के सारी की सारी चीज कर चुके हैं। लेकिन उन सब के बाद भी चुनाव में इनको अपने फार्मूले लगाने पड़ते हैं, अपनी ताकत लगानी पड़ती है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से कमजोर है। इन फार्मूलों का तोड़ होते ही बीजेपी बहुत ज्यादा दौड़ की मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का भी लोग ये कहने लग गए कि भाई राम मंदिर, राम जी तो ऐसे साधारण आदमी थे, साधारण तरीके से रहते थे, जो लोक का राम था। अब टकराव लोक के राम में और आरएसएस के राम में टकराव होने लग गया है। और जब हम लोक के राम को, वो राम जो कबीर का है, वो राम जो गांधी का है, वो राम जो जनता का है, उस राम को थोड़ा सा उस लोक के बीच जाके नहीं संभालेंगे तो ये सारे लोक के राम को शास्त्रीय राम कर देंगे, उसको वो अपना कॉर्पोरेट वाला राम बना लेंगे, कॉर्पोरेट और वो जो कमल राम है वो बना लेंगे। तो वो जरूरी है। आखिरी बात जो वसुंधरा वाली है, तो वसुंधरा तो इनके लिए बहुत हमेशा से ही खतरा रही है, और एकमात्र ऐसा खतरा रही है जिनसे ये निपट नहीं पाए। उसका कारण है वसुंधरा। देखिए, वसुंधरा ये जानती है कि ये पार्टी उसकी माँ के पैसे से खड़ी हुई है, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना उसके अंदर, अब मैं आपको बताऊं कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है। कल मेरे को कोई कह रहे थे सीकर के इलाके में कि वसुंधरा विधानसभा में खड़ी हो जाएगी तो बीजेपी के 4-5 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो भाजपा के पक्ष में इनका हाथ ही नहीं उठेगा। उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि ये हाथ नहीं उठा पाएंगे।
और ये भी सच बात है कि इसीलिए इन्होंने राजनाथ सिंह को और अंदरूनी तौर पे एक गुजरात की कॉरपोरेट लॉबी को लगा रखा है ताकि वसुंधरा को वो मना पाए, और वो भी असफल दिख रही है। वो सारी की सारी दक्षिणी राजस्थान की सीमावर्ती गुजरात के उद्योगपति हैं, जिसमें झालावाड़ भी लगता है। तो वसुंधरा अभी जो खेल करने वाली है वो खेल ये है कि उसके पास अपने विधायक हैं जो उसके विश्वास पात्र हैं। दूसरा है कि वसुंधरा डरती नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इनकी पार्टी के अंदर, इनकी पार्टी के बाहर कोई भी वो आदमी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा आरएसएस नहीं हरा सकती जो डरता नहीं है। ये उसी को हराते हैं जो डरता है। तो ये डरे हुए को के लोग हैं, उन्हीं के विजेता है, निडरों के विजेता नहीं है। निडर लोगों को ये कभी नहीं हरा पाए हैं। और दूसरी बात ये है कि राजनीति का जो अभी जो स्थिति है तीनों राज्यों में, वो ये कितनी अपने पक्ष में दिखा रहे हो। अच्छा, कल मैं 2-3 शादियों में था, एक व्यक्ति ने इंटरेस्टिंग बात कही, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा कि अच्छा, वो बीजेपी का वोटर था, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। उसने कहा कि देखो मेरी बात मान लो, बीजेपी से सरकार नहीं बनेगी। क्यों यार? पर नहीं यार, इनसे बढ़नी ही नहीं है। तो ये नैरेटिव पहुंच गया है कि इनसे सरकार, क्योंकि ये जो था ना, मोदी हारता नहीं है, मोदी हारा, मोदी अपना कानून बना के पीछे नहीं हटता, किसानों ने कर दिखाया, मोदी कुछ भी कर सकता, जीती हुई सरकार नहीं बना सकता। साहब क्या करेगा? तो बस यही है, ये जनता तक जा रही है बातें। शुक्रिया सर। तो संदीप जी, मुझे जरा ये बताइए कि अभी लोगों का एक ध्यान एक तरफ नहीं है, कांग्रेस में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर, जैसा मुझे पता है, थोड़ी खींचतान हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा इलेक्शन तक गहलोत के हाथ में ही रहना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें। और उधर सचिन पायलट साहब शायद मानेंगे नहीं बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के। मैं थोड़ा दोनों चीजों पे 25 में 25 की कितनी संभावना, और कांग्रेस में ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कितना इस समय काम कर रहा है? आनंद जी, 25 में 25 की संभावना तो बहुत दूर की बात है। राजस्थान में इस बार बीजेपी बहुत कमजोर होगी। आप देख लीजिए, विधानसभा के नतीजे भी देखेंगे, शेखावाटी के 3 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, तो 10 जिले, मुझे 10 सीटें ऐसी लग रही हैं जो खुले तौर पर अगर विपक्ष समझदारी से चुनाव लड़ता है तो 10 सीटें राजस्थान में आराम से ला सकता है। और 10 राजस्थान में कम होने का आप हिसाब लगा लीजिए, और फिर बाकी चीजें। खैर, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आपको एक कार्यक्रम इस पे केंद्रित करना चाहिए जो विपक्ष नहीं सोचता है, पोस्ट मोदी इंडिया की पॉलिटिक्स क्या होगी, क्योंकि हम मोदी से बाहर नहीं सोच पा रहे। मोदी जाने वाले हैं, आप ये इसको तय मानिए। और आरएसएस ने 100 साल में, इस देश का स्वभाव ही बहुसांस्कृतिक है, उसने गलत पौधा ले आए विदेश से और वो गलत जमीन पे लगा रहे हैं, नहीं लगेगा। तो वो जो जिस तरह का सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यहाँ बनाना चाह रहा है, ये इस देश की तासीर नहीं है। ऐसा देश दुनिया में नहीं है जिसमें इतनी तरह के कलर, इतनी तरह के लोग एक साथ रहते हों। तो मुझे लगता है उस पर कभी फुर्सत से बात करनी चाहिए। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस में इस समय अभी ये स्थिति है कि कोई माने ना माने ये वाली राजस्थान में नहीं होनी हुई है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि माने नहीं माने में ही राजस्थान की सरकार गई है, अन्यथा सरकार रिपीट कर रही थी। ये राजस्थान का कांग्रेस का नेतृत्व भी जान रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। कोई वोट परसेंटेज का भी बहुत अंतर नहीं रहा है, सीटों का भी कोई बहुत अंतर नहीं रहा है, कुछ गलतियां, और उन गलतियों को दूर करना ही है। और यहाँ के नेता अब लोकल नेता बोल नहीं पाएंगे, जो भी केंद्रीय नेतृत्व इनको निर्देश देगा वो है। बस निर्देश तो अब देखिए, बात यह है कि तीनों चुनावों के बाद में कांग्रेस और अन्य विपक्ष के दल हैं, उनके जो इस राज्य के नेता है वो तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश मानेंगे, क्योंकि हारे हैं।
मुश्किल बीजेपी की है, उनके नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो जीते हैं। देखिए ये 2-3 महीने का ही मसला है। 2-3 महीने में एक छोटा सा डर निकल गया ना, तो बाजी है, वो उसको पलटने में देर नहीं लगेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर भारत के प्रति जिस तरह के मुहावरे काम में लिए जा रहे हैं आजकल मीडिया में, हम लोग भी लेते हैं कि उत्तर भारत के लोग ये हैं वो हैं फलां है, नहीं कुछ चीज और है। वो साफ है, उत्तर भारत ने बहुत सारे 1857 भी किया है, कर देगा समय आने पे। वो अपनी लोकशाही को, अपने साझेपन को खत्म नहीं होने देगा। और उसके धरातल पे उसके संकेत हमें मिलने लगे हैं। एक दिनेश जी जो बात कर रहे थे वो भी एक अलग डिबेट है, वो कि एक कांग्रेस प्रभुत्व के बाद में भारत में क्या राजनीतिक दल उभरे थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व के बाद में इस देश में किस तरह के राजनीतिक दल उभर सकते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी ये है कि सारे छोटे राजनीतिक दल, सारे वो लोग जो अपने, जिनका कोई आइडेंटिटी इश्यू है पे उनकी पार्टी खड़ी हुई है, कोई रीजनल इश्यूज पे हुई है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में जाने से बचेंगे। क्योंकि अब ये साफ तौर पे पता चल गया है कि गठबंधन का मतलब है कि अपना पूरी तरह खात्मा कर लेना। देखा ना महाराष्ट्र में उनके साथ जो लोग गए क्या क्या करवा दिए, घर में लड़ाई करवा देते हैं साहब ये। अच्छा, वो जब दूसरों के घर में लड़ाई करते हैं तो अपना घर थोड़े ही सुरक्षित बचेगा। तो अब उनके घर की लड़ाई हमें देखनी चाहिए आराम से। बस यही कहना चाहूंगा।